Hello everyone. Today we will learn Ohm's law in class 12. So let's see what is Ohm's law. In class 9th and 10th we have studied this law. It states that if all the physical condition remains constant, physical condition like length of the conductor, area of cross section of the conductor and temperature and material of the conductor remains constant, then the applied potential will always be proportional to the current flowing in the conductor. मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस ना बदले तो जो पोटेंशियल किसी कंडक्टर के क्रॉस लगाया जाता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाले करंट के. तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है या V अपॉन I क्या होता है? कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम R से लिखते हैं और ये कांस्टेंट R क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. अब अगर मान लीजिए एक मेटेलिक वायर है जिसका हम VI ग्राफ बनाएं. VI ग्राफ का मतलब जैसे जैसे उसमें पोटेंशियल बढ़ाते जाएं वैसे वैसे करंट की हम रीडिंग नोट करें और उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. मतलब किसी मटेरियल का अगर VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो मटेरियल कैसा होगा? मेटल. ठीक, ये ओम्स लॉ का फॉर्म है कि अगर कोई मटेरियल ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. तो ओम्स लॉ फिर से क्या है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सो लॉन्ग द टेम्परेचर और अदर फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डू नॉट चेंज. सो लॉन्ग मतलब जब तक कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर ना बदले द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. वॉट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, चाहे कितना भी पोटेंशियल उसके अक्रॉस लगाया जाए. अब देखिए यहां कुछ नोट लिखा हुआ है. कह रहे ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. कह रहे ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है. क्यों नहीं है? रीजन सिंस इट इज ट्रू ओनली फॉर मेटलिक कंडक्टर. बेटा यूनिवर्सल लॉ किसके लिए होता है? जो सबके लिए सेम हो. तो मेटल के लिए तो ओम्स लॉ वेरीफाइड है, नॉन मेटल एंड सेमी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वेरीफाइड नहीं है, इसलिए ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डज ओम्स लॉ इज यूनिवर्सल लॉ और नॉन यूनिवर्सल लॉ? तो आंसर है नो, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ. और रीजन अगर पूछा जाए तो आप लिखोगे बिकॉज इट इज ट्रू ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर. फिर लिखा merely the relation V upon I is equal to R is not a statement of Ohm's law. अब बात आती है क्या V upon I is equal to R लिखते हैं तो क्या ये Ohm's law के स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है? नहीं, साफ साफ कह रहा है V upon I is equal to R is not a statement of Ohm's law. A conductor obeys Ohm's law only if its VI graph is linear. कोई कंडक्टर Ohm's law को तभी फॉलो कर रहा है जब उसका VI ग्राफ लीनियर हो. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मिले, क्योंकि जैसे जैसे हम उस पर पोटेंशियल देते हैं करंट फ्लो होता है उसका टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज होता है तो एक बहुत छोटी सी लिमिट तक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, उसके बाद वो कर्व हो जाता है. दैट इज इफ R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I. फिर कह रहे हैं द रिलेशन V अपॉन I इज इक्वल टू R इज द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आपसे पूछा जाए कि तो V अपॉन I है क्या चीज? ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है. ठीक, वेदर द कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ और नॉट, चाहे वो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करे या ना करे. तो मतलब क्या हुआ, जो V अपॉन I इज इक्वल टू R लिखा है ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है एक्चुअल में. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में फ्लो, किसी कंडक्टर पे लगाए गए पोटेंशियल और बहने वाले करंट के रेशियो को कहते हैं. अब आता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. देखिए ये इंपॉर्टेंट है. अब डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा. कह रहे हैं मान लेते हैं हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसकी लंबाई है L. लेट L बी द लेंथ एंड A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हम एक वायर लेते हैं जिसकी लंबाई है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A ऑफ अ मेटलिक वायर. व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज मेंटेन्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द acceleration experienced by the electron of mass m is, कह रहे हैं
जब उस तार के एंड के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका मास m है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? देखिए F बराबर क्या होता है ma, तो A बराबर क्या होगा F अपॉन m। अच्छा, फोर्स, किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर हमें निकालना है तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाता है फोर्स। तो F की जगह क्या रखेंगे? E इंटू कैपिटल E। लास्ट टर्म में भी हमने ये पढ़ाया था, डिवाइडेड बाय m। अब बात आती है E किसके बराबर होता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है V अपॉन डिस्टेंस, R कह दो, L कह दो, X कह दो कुछ। तो ये जो V अपॉन L आया है ये E का फॉर्मूला है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर जो कूलॉम्स लॉ उसका पोटेंशियल वाला जो पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पढ़ाया उसमें ये सब आता है। ठीक, अब कह रहे फर्दर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी लास्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बराबर क्या होता है? A इंटू टाउ। A क्या है? एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज टाउ? टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब एंड फ्रॉम द करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, कल हमने जो आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन डेराइव करना बताया था उसका यहां यूज हुआ है। I बराबर क्या होता है? NEAVD। तो VD बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन ANE या NEA, कुछ भी लिख दीजिए। VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I क्या है? करंट, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब अगर हम देखें Vd की इस वैल्यू को, A टाउ को यहां रख दें, तो A टाउ बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन ANE। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहां डेवलप कर चुके हैं, EV अपॉन ml। इस वैल्यू को A की जगह यहां रख दिया, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, A की जगह रख दिया EV अपॉन ml टाउ बराबर I अपॉन ANE। ठीक, अब हम V को प्रिंसिपल मान लेंगे, V को हमने यहीं रख दिया, छोड़ दिया, बाकी सारा टर्म उधर ले गए। तो V बराबर क्या हो जाएगा? M कैपिटल ऊपर चला गया, M और L, तो देखिए M और L ऊपर आ गया, नीचे क्या बचेगा? देखिए NE स्क्वायर, NE और ये वाला E आएगा तो NE स्क्वायर हो जाएगा, टाउ डिनोमिनेटर में आएगा तो टाउ लिख दिया, A ऑलरेडी था, A लिखा। ठीक, अब हमारे पास देखिए पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या बन गया? V बराबर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A इंटू I। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ बता रहे, वही वाला टॉपिक चल रहा उसी में आ रही। नाउ इफ द फिजिकल कंडीशन एज टेम्परेचर, प्रेशर etc रिमेन्स कांस्टेंट, जो ओम्स लॉ की डेफिनेशन का पार्ट है, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि दैट अप्लाइड पोटेंशियल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज ओम्स लॉ। तो भैया इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं, वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ? RI। अब अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले पे जाएं, V इज इक्वल टू क्या था? M अपॉन, देखिए ऊपर तो फॉर्मूला दिया हुआ था, ऊपर देखिए लिखा था V इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A इंटू I। तो V की इस वैल्यू को अगर हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करें तो देखिए हमारे पास क्या आया, R को हमने प्रिंसिपल बनाया, I यहां लिया है, तो R बराबर उस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या बचेगा? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। ये है ओम्स लॉ का डेरिवेशन। अब भाई ये M अपॉन NE स्क्वायर टाउ है क्या? ये टर्म कहलाता है रेजिस्टिविटी, जिसे हम कहते हैं रो। अगर आपसे इसी के आगे कहा जाए व्हाट इज रेजिस्टिविटी, राइट इट्स एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आप क्या लिखेंगे? रो बराबर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। अब आता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का पूछा जा चुका है, तो अगर हमें ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें डेरिवेशन में फिर से आना है। अभी हमने V बराबर डेराइव क्या किया था? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A I, ये था हमारे पास।
एल को हम यहां ले आएंगे तो देखिए v अपॉन एल बराबर क्या हुआ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आई अपॉन ए। v अपॉन एल है क्या चीज, एक्चुअल में v अपॉन एल कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको भी इससे पहले बताया था। v अपॉन एल मतलब पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को हमने क्या माना है, रो, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। फिर एंड आई अपॉन ए, भाई करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, करंट डेंसिटी सबसे पहले पढ़ाया था। ये करंट डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेजिस्टिविटी है। तो अगर हम यहां पे देखें v अपॉन एल की जगह क्या लिख देंगे e, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की जगह क्या रखेंगे रो, और i अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे j। अब देखिए अगर हम यहां वेक्टर का साइन लगा दें तो वेक्टर e बराबर रो वेक्टर j, ये फॉर्म है। आपसे पूछा जाता है राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, तो देखिए दो रिलेशन है, एक तो ये है E बराबर रो जे, या फिर भाई रेजिस्टिविटी बराबर होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, ये याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी बराबर होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो देखिए रो की जगह अगर हम 1 अपॉन सिग्मा रखें तो सिग्मा इधर चला जाएगा, तो देखिए रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा रखा और सिग्मा को E के पास भेज दिया, तो J बराबर हमारे पास क्या बन गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, तो ये है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसमें फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर J बराबर सिग्मा वेक्टर E। ये है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए लिखा है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टेट्स दैट द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ ओम्स लॉ, नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसमें नॉन लीनियर और लीनियर दोनों डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं चेंज ऑफ नेचर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। देखिए क्या होता है, जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो वो उसका टेम्परेचर राइज कर देता है। टेम्परेचर राइज करने की वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन जो टेम्परेचर होती है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती, तो जो कंडक्टर का जो क्या कहते हैं वीआई कैरेक्टर्स की ग्राफ होता है वो ऐसे मुड़ जाता है। ठीक, तो देखो लिखा है व्हेन द करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीजेस its temperature, resistance of the conductor change and the VI graph does not remain linear। इसका सीधा सा लॉजिक अब ये समझिए, जब किसी कंडक्टर में करंट बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर राइज होने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसका VI ग्राफ कांस्टेंट या लीनियर नहीं रहता, और ये क्या बन जाता है कर्व। ठीक, तो ये जो है नॉन लीनियर पार्ट कहलाता है, ये लीनियर और ये नॉन लीनियर। ठीक, अब देखिए इस केस का एग्जांपल क्या है, फिलामेंट ऑफ बल्ब। आपने देखा होगा कि जब हम बल्ब को ऑफ करते हैं तो एकदम धीरे से लाइट उसकी ऑफ होती है, क्यों, करंट जैसे जैसे कम होता है उसमें उसका टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर फॉल करता है तो रेजिस्टेंस फॉल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का एग्जांपल दीजिए तो आप लिखेंगे एन एग्जांपल ऑफ दिस केस इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट बल्ब ऑफ द टॉर्च। टॉर्च का जो फिलामेंट बल्ब होता है वो नॉन लीनियर वीआई ग्राफ का एग्जांपल है। फिर है नो मीजरेबल करंट इन द बिगिनिंग। अब क्या होता है, दिस केस इज ऑब्जर्व इन वाटर वोल्टमीटर where the measurable current start to flow after a certain voltage V0 is applied. However, beyond V0 the VI graph is linear but the observation is against Ohm's law। देखिए होता क्या है, जो हमारे पास वाटर वोल्टमीटर है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो समझिए उसमें जब तक पोटेंशियल एक मिनिमम वैल्यू V0 से ऊपर नहीं जाता तब तक उसमें करंट फ्लो होना चालू नहीं करता। तो क्या होता है, एक छोटे पोटेंशियल तक फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो, बट ओम्स लॉ तो इसके अगेंस्ट है। ओम्स लॉ तो कहता है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, बट ये ग्राफ क्या बता रहा है कि एक सर्टेन वैल्यू तक पोटेंशियल की करंट नहीं फ्लो होता है, उस सर्टेन वैल्यू को क्रॉस करने के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आता है जैसे कॉपर एक तरह का मेटल है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी का यहां पे एक्चुअल में ग्राफ दिया गया है
कि टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो देखिए एक छोटे से सेक्शन तक जब तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता तब तक उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है। देखिए रेजिस्टिविटी सेम रहने का मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहां से छोटी वैल्यू से आगे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब इससे आगे, इस टेम्परेचर से आगे जब बढ़ते हैं तो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। वो कंडक्टर कौन सा है? कॉपर। मतलब क्या है? अंडर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द कॉपर फॉलोज ओम्स लॉ। अब देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। अब कुछ एलॉय ऐसे हैं, जैसे नाइक्रोम लिखा हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये इसकी सर्टेन मिनिमम वैल्यू है, ठीक। उसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो हम रो पढ़ा रहे हैं, जिसे हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं, उसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। दोनों चीज सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है बोर्ड के पेपर में, डिफाइन रेजिस्टिविटी, ठीक। अब रेजिस्टिविटी क्या है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point within the conductor and the current density J at that point is called specific resistance or electric resistivity of the conductor। ये देखिए डेरिवेशन अभी इससे पहले बताया था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बस रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी कर दिया था। तो देखिए वही चीज है। अगर आपसे पूछी जाए रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखिए, तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। फॉर्मूला रो बराबर क्या लिखेंगे? E अपॉन जे। तो वेक्टर E बराबर रो वेक्टर जे, ये इससे पहले भी बता चुके हैं आपको। अब देखिए E बराबर क्या होता है? V अपॉन N, पहले प्रूफ किया। और J बराबर क्या होता है? I अपॉन A। वही चीज को रेसिप्रोकल यहां यूज कर रहे हैं। तो रो बराबर क्या होगा? E अपॉन J। E की जगह रख दिया V अपॉन N और J की जगह रख दिया I अपॉन A। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, A ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। तो रो बराबर क्या हुआ? V अपॉन L, V अपॉन I और A अपॉन N। अब भाई V अपॉन L क्या कहलाता है? ये तो R कहलाता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, V अपॉन I दैट इज कॉल्ड R। तो V अपॉन I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R। तो देखिए रो का एक फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के फॉर्म में। रो इज इक्वल टू R ब्रैकेट A अपॉन L। याद करिए क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। देखिए ये वही है, रो को प्रिंसिपल बना दिया गया है। अब रेजिस्टिविटी का एक और डेफिनेशन है, इसको भी याद कर लीजिए। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी वायर का 1 मीटर लंबाई का और 1 मीटर मोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। अब आ जाते हैं कलर कोडिंग पर। तो देखिए कलर कोडिंग, कार्बन रजिस्टर होते हैं। देखिए कार्बन रजिस्टर कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इसमें 3 लाइनें करीब करीब होती है, एक दूर होती है। तो जिधर से करीब करीब लाइनें होती हैं वो अपने लेफ्ट साइड रखते हैं और जिधर दूर होती है उसको राइट साइड ले जाते हैं। तो पहली दो जो नंबर होते हैं ये 10th का प्लेस होता है, ये 1s का प्लेस होता है। और जो ये सी वाली लाइन होती है इसे 10 की पावर कहते हैं और बी और सी के बीच इंटू का साइन रहता है। और डी जो होता है ये प्लस माइनस में आता है। अब क्या है चीज समझिएगा, देखिए ये थर्ड लाइन होती है, इसे टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा टॉलरेंस, ठीक। डी गिव्स द परसेंटेज रियलिबिलिटी कॉल्ड टॉलरेंस, याद रखिएगा। अब ये टॉलरेंस की जो वैल्यू है या जो पहले दूसरे और तीसरे बॉन्ड के जो कलर है उसका क्या है लॉजिक, वो ये है। देखिए ये याद रखिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब बी, पहला बी है ब्लैक के लिए, दूसरा बी है ब्राउन के लिए, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ का कोई मतलब नहीं है। ये है ग्रीन, फिर है ब्लू, फिर है वॉयलेट, फिर है ग्रे, फिर है व्हाइट। ये याद रखिएगा। इसकी टेबल देखिए, देखिए ब्लैक अगर है तो उसका 0 है, ब्राउन 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कलर, ये इसकी टेबल है। अच्छा टॉलरेंस भी समझ लीजिए,
टॉलरेंस का क्या है, देखिए इंडिकेट्स इफ द कलर ऑफ दिस बैंड इज गोल्ड द टॉलरेंस इज 5%. गोल्ड अगर आए तो 5%, सिल्वर अगर आए 10%, और अगर लिखा हुआ है इन केस ऑफ नो फोर्थ बैंड इन दैट केस टॉलरेंस इज 20%. ये इसकी टेबल है. देखिए बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसका दिया पहले और दूसरे की डिजिट ऐसे लिखी जाती है, थर्ड बैंड जो होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, और फोर्थ बैंड टॉलरेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एन एग्जाम्पल, सपोज द कलर बैंड ऑन द कार्बन रजिस्टर आर इन द सीक्वेंस ऑफ येलो वॉयलेट ब्लू. तो देखिए येलो के लिए पहला कलर है येलो, तो येलो के लिए हम लोग क्या रखेंगे 4. दूसरा बैंड क्या है वॉयलेट, वॉयलेट के लिए हम लोग क्या रखेंगे दैट इज 7, तो हो गया 47, फिर इंटू लगा देंगे. थर्ड बैंड कौन सा कह रहा है ब्लू, देखिए ब्लू के लिए कौन सा है डिजिट 6, तो 10 की पावर 6 ओम. फिर फोर्थ बैंड प्लस माइनस, फोर्थ बैंड देखिए गोल्ड, तो गोल्ड के लिए क्या लगाते हैं 5%. ये है तरीका इसको सॉल्व करने का. आज के लिए इतना ही. ये सारी चीज तैयार कीजिए और इस पे क्वेश्चन जो किताब में दिए हो उसको सॉल्व कीजिए. जो ना है वो आप लोगों को स्कूल में जो एक्स्ट्रा जूम के थ्रू पढ़ाया जाएगा उसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. ओके बाय, टेक केयर.